14 जून 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 80 साल के हो गए। अपने 80th बर्थडे पर उन्होंने ईरान के साथ एक बहुत बड़ी डील की घोषणा की। इस डील के तहत यूएस ईरान युद्ध न सिर्फ उसको रोका जाएगा बल्कि ईरान पर लगे दशकों पुराने सैंक्शंस को हटाने की बात की गई है। साथ ही साथ ईरान के पुनः निर्माण के लिए $300 बिलियन देने की बात की गई है। रॉयटर्स की माने तो इसमें से आधी रकम ऑलरेडी कमिटेड हो चुकी है, बात पक्की हो चुकी है। शायद ट्रंप अपने बर्थडे पर ईरान को एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहते थे, लेकिन अमेरिका में और अमेरिकन पॉलिटिशियंस को यह तोहफा मंजूर नहीं आया है। बहुत गहमा गहमी हो चुकी है अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस चीज को लेकर। और इजराइल, जिसे इस डील से दूर रखा गया, डील की कॉपी तक नहीं दिखाई गई, अब वो तिलबिला उठा है। नेतन्याहू बगावत पर उतर आया है, कहा कि लेबनान से हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, ये डील तुम अपने पास रखो, हम इंडिपेंडेंट देश हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले एपिसोड में भी बात करके रखा है। अब ट्रंप ना सुनने के आदत में नहीं है, और वो भी एक ऐसे देश से जो अमेरिका के रहमुकरम पर चलता हो। अब ट्रंप ठहरे ट्रंप, जो मन में आता है वो जुबान पर बात आ जाती है। शायद ही किसी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल को उसका अस्तित्व इतने साफ शब्दों में समझाया हो। सुनिए। Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. अमेरिका के बिना इजराइल नहीं हो सकता है। अभी तक तो नेतन्याहू और इजराइल अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे, अब इस बयान के बाद तो ट्रंप के अपने लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। मिलिए माइक हकबी से। ये हैं तो अमेरिकन, हैं तो यूएस एम्बेसडर टू इजराइल, लेकिन देशभक्ति इजराइल के लिए कुछ ज्यादा ही है। अमेरिकी राजदूत होने के बावजूद अमेरिका का अस्तित्व इजराइल से जोड़ दिया। कहा कि नहीं, ट्रंप गलत है, देयर इज नो अमेरिका विदाउट इजराइल। Without Israel, without the Jewish foundation, there would not be an America. We owe our very existence to what happened in this land. अब भाई ये कॉमन सेंस की बात है कि अमेरिका के बिना ना इजराइल बन पाता और ना अमेरिका के बिना आज इजराइल बच पाएगा। लेकिन ये सच इजराइल कभी नहीं मानेगा, और ऐसी बातें बोलने वालों को, इजराइल से सवाल पूछने वालों को इजराइल खामोश करना अच्छी तरीके से जानता है। जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाता है, सवाल पूछता है, चाहे वो रिचर्ड निक्सन हो, जॉन एफ कैनेडी हो या बिल क्लिंटन हो, अचानक से उस प्रेसिडेंट का करियर या जिंदगी दोनों में से एक छोटी हो जाती है। शायद इसीलिए बीते कई दशकों से ज्यादातर यूएस प्रेसिडेंट्स इजराइल से दोस्ती बनाकर ही चलते हैं। सबको अपनी जान प्यारी होती है, एडिटर है? डोनाल्ड ट्रंप भी कोई एक्सेप्शन नहीं थे। बहुत बड़े इजराइल भक्त रह चुके हैं मिस्टर ट्रंप। Save Israel, right? And when I'm back in the Oval Office, I will support Israel's right to win its war on terror. सिर्फ इलेक्शन से पहले नहीं, प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद भी ट्रंप अपनी इजराइल भक्ति साबित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। Israel will always remain a vital ally of the United States of America. Israelis share our values field. Those are just a few of the reasons why I'm proud to be the best friend that Israel has ever had, and they all say it. तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बेस्ट फ्रेंड से इतनी नफरत हो गई? आज ट्रंप को इजराइल के वॉर क्राइम्स दिखने लगे हैं, आईडीएफ की बर्बरता दिखने लगी है, इजराइल के फॉरएवर वॉर का सच समझ में आने लगा है। यहां तक कि सीरिया की सरकार, जिसमें फॉरवर अलकायदा के आतंकवादी शामिल हैं, वो भी उन्हें नेतन्याहू सरकार से बेहतर लगने लगे हैं। If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. ये बयानबाजी अचानक से नहीं शुरू हुई है। देशभक्त पर हम आपको पहले से ही डिटेल में बताते आ चुके हैं कि कैसे अमेरिका की सरकार को इजराइल सालों से अपनी उंगलियों पर नचाता आया है। लेकिन अब ट्रंप के बयानों से लग रहा है कि फाइनली कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट तो है जो इजराइल के चंगुल से अपने देश को आजाद करना चाहता है। लेकिन अमेरिका इजराइल के कब्जे में सालों से, दशकों से है। क्या ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? अमेरिका को आजादी दिलवा पाएंगे? या इजराइल फिर से कोई घिनौनी चाल चलेगा, ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर फिकवा देगा? देशभक्त के आज के एपिसोड में कैसे ट्रंप सरकार के लोग ही इस डील के खिलाफ बोलने लगे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही प्रो इजराइल लॉबी अपने आप को ट्रंप से अलग करती दिख रही है। क्या इस बार अमेरिका इजराइल से आजादी जीत पाएगा? क्या ट्रंप इस आजादी के युद्ध में शहीद हो जाएगा? नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अब ईरान पीस डील कितनी इफेक्टिव रहेगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। इस पे ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है। लेकिन एक और युद्ध है, एक और वॉर है जिस पे आपका कंट्रोल है, और वो है आपका जॉब, आपका करियर, उसे बचाने की, उसे फ्यूचर प्रूफ बनाने की। और इसमें जीत उसी की होगी जिसके पास हथियार सही होगा। और एआई की दुनिया में आज एक ही नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कहते हैं, और वो है क्लॉड।
जॉब करने वाले क्लॉड यूज करके अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले एक पूरी टीम दिया करती थी। फ्रीलांसर जो पहले एक हफ्ते में काम डिलीवर करते थे अब वो एक दिन में कर पा रहे हैं। क्लाइंट स्पीड और क्वालिटी दोनों से खुश। फाउंडर क्लॉड से पूरी टीम का काम निकाल सकता है। कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा, मार्जिन्स बेटर। यह सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, यह अगले 10 सालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़े कंपनीज हैं, इस बात को समझते हैं, इसीलिए बिलियंस खर्चा कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पर। आप इस रेस में पीछे ना रह जाओ, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग। इस सैटरडे और संडे सिर्फ क्लॉड सीखने के लिए 2 दिन का लाइव वर्कशॉप, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, 16 घंटे, कंप्लीटली हैंड्स ऑन। वर्किंग प्रोफेशनल, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स या सीरियसली आगे जाने वाले लोग जो एआई समझना चाहते हैं उनके लिए यह वर्कशॉप है। यह कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप 2 अलग ट्रैक्स पर चलेगी, एक टेक प्रोफेशनल्स के लिए और दूसरा नॉन टेक प्रोफेशनल्स के लिए। इसमें आप सीखोगे क्लॉड से घंटों का रिसर्च मिनटों में कैसे कर सकते हो, बिना एक लाइन ऑफ कोड लिखे टूल्स और डैशबोर्ड कैसे बना सकते हो, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हो, और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट कैसे बना सकते हो। क्योंकि आउटस्किल आज हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं, तो ये जो आपका पूरा वर्कशॉप है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस नीचे आपको तुरंत जाना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। 28 फरवरी 2026 इजराइल के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जंग छेड़ देते हैं, और वो भी तब जब यूएस और ईरान के बीच में यूरोप में एक्टिव निगोशिएशंस चल रहे थे। शायद एक डील तक बात पहुंच जाती कुछ दिनों में, लेकिन तभी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बीच में कूद पड़ते हैं और ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए मना लेते हैं। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. अब याद रखिए फरवरी में यूएस का मूड क्या था। अभी 1 महीने पहले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके घर से ही उठवा लिया बिना किसी रोक टोक के। ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की बात चल रही थी। व्हाइट हाउस में जोश काफी हाई था। ऐसे में नेतन्याहू आते हैं, कहते हैं कि बॉस सबको तो निपटा ही रहे हो, साथ लगे ईरान का भी खेल खत्म कर दो। हैं करना ही क्या है, वहां के लोग पहले से ही इस रजीम के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। बस आप टॉप लीडरशिप को हटा दो, अपने आप तख्ता पलट हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। व्हाइट हाउस भी मान जाता है। ऑपरेशन एपिक ब्लंडर, मेरा मतलब है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर देता है। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर ईरान के रिटेलिएशन ने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के होश उड़ा दिए। They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. ट्रंप इस बात से हैरान थे कि ईरान सरेंडर करने की जगह लड़ने बैठ गया। नेतन्याहू ने तो उन्हें घुट्टी पिलाई थी कि पहले दिन ही भैया ईरान सरेंडर कर देगा और वहां के लोग अमेरिका की जय जयकार करेंगे, प्रेसिडेंट उन्हें ही बना देंगे। यही नेतन्याहू का पहला झूठ पकड़ा जाता है और उनका असली चेहरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दिखना शुरू हो जाता है। अप्रैल के पहले महीने में ही ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर अनाउंस होता है, लेकिन इजराइल ने लेबनान में जंग जारी रखी। इधर पीस नेगोशिएशन शुरू हुई, उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लेबनान दोनों ही जगह स्ट्राइक्स चलते रहे। 1-2 बार लगा जंग फिर से शुरू हो जाएगी। ट्रंप को बार बार नेतन्याहू को बोलना पड़ा, धमकाना पड़ा, अपने फाइटर्स वापस रखो, बमबारी बंद करो। भाई गजब फकीरी है। बॉम्ब्स अमेरिका के, पैसा अमेरिका का, प्रोटेक्शन अमेरिका का, लेकिन इजराइल अपनी मनमानी किए जा रहा है। 200 साल बाद लोग जब इस बात को पढ़ेंगे, इस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह कैसा इक्वेशन था दोनों देशों के बीच में। तो साफ है कि ट्रंप विचलित हो रहे थे, लेकिन ट्रंप का सब्र का बांध लगता है तब टूटा जब यूएस ईरान निगोशिएशंस के बीच इजराइल बार बार लेबनान में हमला करते रहे, जिससे यह डील फाइनलाइज होने में बार बार रुकावट आने लगी। यहां तक कि फाइनल एमओयू के साइनिंग के 2 घंटे पहले तक इजराइल ने बेरूट पर हमला जारी रखा, जिसके वजह से साइनिंग भी डिले हो गया था उस दिन। ट्रंप ने अब मानो कहा बहुत हुआ सम्मान। इतने महीने घाटा झेलने के बाद भी ट्रंप इजराइल को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब पानी ट्रंप के सर से ऊपर चला गया। I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side and, it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. ऐसा भी नहीं कि नेगोशिएशंस के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को इस बारे में प्राइवेट में वार्निंग नहीं दिया था। बीते 2 हफ्तों में ऐसी खबरें सामने आई है कि ट्रंप नेतन्याहू को बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर फोन कर रहे थे, प्राइवेट कॉल्स में गालियां बक रहे थे, उन्हें
क्रेजी तक बोल डाला, इजराइल के लैक ऑफ जजमेंट को कॉल आउट कर दिया, उसे रोकने को धमकी दी। In which you were angry with him, you said, "Are you effing crazy? What are you effing doing?" I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we got to stop this." तो ट्रंप लेबनान के मुद्दे पर इजराइल से पहले ही काफी दिनों से खफा थे, लेकिन वो अपने गुस्से को पब्लिकली जाहिर नहीं कर रहे थे, बचबचा कर चल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपनी जान प्यारी होती है, मोसाद। लेकिन फाइनली जब एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए, तब ये जो टकरार था ये प्राइवेट से पब्लिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस एमओयू में अमेरिका और ईरान ने साफ साफ लेबनान में शांति की बात की है, उसे अंडरलाइन किया है, एक मेन कंडीशन बनाया है। उधर इजराइल लेबनान से पीछे हटने से साफ मना कर चुका है। नेतन्याहू ने साफ बोल दिया है, सवाल ही नहीं उठता है हमारा पीछे हटना। पहले कुछ इजरायली मिनिस्टर्स के बयान सामने आने लगे कि अमेरिका की डील उन पर बाइंडिंग नहीं है, अमेरिका कर रहा है, करने दो, हम इंडिपेंडेंट देश है, उन्हें अमेरिका की बात मानने की कोई जरूरत नहीं। מדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. इसके कुछ ही घंटों में नेतन्याहू खुद सामने आ जाते हैं, ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि वो लेबनान में पीछे नहीं हटेंगे, बात को ऑफिशियल कर दिया जाता है। שוב, ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין, ואמרתי, זו ההחלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו ההחלטה שלו, הוא מוביל את זה. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. बस यहीं से पूरी लड़ाई खुलने में आ जाती है। ऑब्वियसली ट्रंप को जब कोई ओपनली चैलेंज करेगा तो वो चुप तो बैठेंगे नहीं, वो चुप बैठने वालों में से है भी नहीं। इसीलिए हमने देखा अगले ही दिन ट्रंप G7 मीटिंग के लिए गए और वहां उन्होंने नेतन्याहू की पोल खोलनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो लेबनान में हो रहे स्ट्राइक्स पर उन्होंने इजराइल को साफ तरीके से घेर लिया। I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. अरे एडिटर देखो ट्रंप को कितनी फिक्र हो रही है, मासूम लोगों की जाने जा रही है। सच अ कंसिडरेट मैन। पता नहीं ट्रंप को क्या होगा, सदमा लग जाएगा उस इंसान को जब उसे पता चलेगा कि अमेरिकी पैसे और अमेरिकी हथियार के साथ इजराइल ने गाजा में 20,000 बच्चों के साथ क्या किया। 80 साल का बुजुर्ग है, दिल लोड नहीं ले पाएगा उसका, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तक तो वो दबा दबा के इजराइल को हथियार दे रहा था नरसंहार के लिए गाजा में। And I will give Israel the support that it needs to win, but I do want them to win fast. Wouldn't it be nice if they could win fast? And we have to let them win fast. ट्रंप और नेतन्याहू का ये जो स्प्लिट है ये इसलिए और दिलचस्प है क्योंकि जितना सपोर्ट वो इजराइल देश को करते हैं उससे ज्यादा सपोर्ट ट्रंप नेतन्याहू को निजी तौर पर करते हैं। तभी तो ट्रंप नेतन्याहू की पैरवी करने के लिए इजराइल तक पहुंच गए। दरअसल नेतन्याहू के खिलाफ एक जबरदस्त करप्शन केस चल रहा है काफी टाइम से, तो ट्रंप खुद पहुंच गए इजराइल के प्रेसिडेंट से, कहने लगे आप पार्डन कर दीजिए ना इस इंसान को। मैं अपने देश में देखिए कितने क्रिमिनल्स को पार्डन करता रहता हूं। Hey, I have an idea, Mr. President. Why don't you give him a pardon? Give him a pardon. लेकिन अब देखिए वक्त बदल गए, हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए हैं। अब तो ट्रंप को इजराइल के वॉर क्राइम्स दिखने लगे हैं, उसके ट्रू मिलिट्री गोल्स भी उसे समझ में आने लगे हैं। और ट्रंप अकेले लीडर नहीं है जिन्हें इजराइल की सच्चाई दिख रही है, इजराइल की सच्चाई के बारे में जो बात कर रहा हो। याद रखिए इजराइल के खिलाफ अमेरिकी की जनता जो है, जनता का मूड ईरान वॉर की वजह से इजराइल के खिलाफ हो गया है। इतना खिलाफ पहले कभी नहीं था। ऐसे खुलासों से यह मूड और भी ज्यादा एंटी इजराइल बनेगा। It was relentless. It was a constant push. He would basically say, you know, our planes are on the tarmac. And I'd say, well, good luck. Well, हिलेरी क्लिंटन को इजराइल का असली चेहरा उनके पति बिल क्लिंटन के स्कैंडल के वक्त ही दिख गया होगा। शायद तभी वो नेतन्याहू के भड़कावे में कभी आई नहीं थी, उन्हें गेम पहले से ही मालूम था। इजराइल ने पहले ही उनके पति के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, उनके पति गिल्टी थे, बिल क्लिंटन दोषी थे, लेकिन उस वक्त के काफी रिपोर्ट्स में यह बात दर्ज की गई है कि कैसे मोनिका लेविंस्की के स्कैंडल में नेतन्याहू भी इन्वॉल्व थे। उनको नाम लेकर मेंशन किया गया था। इस खबर को लीक करने में, तूल देने में इजराइल का हाथ था। तो क्लिंटन्स हो या ट्रंप, रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टीज के टॉप लीडरशिप को इजराइल की सच्चाई दिख रही है, असली चेहरा दिख रहा है। अब आपको लग रहा होगा तो फिर क्या बात है, सच्चाई दिख गई है। अब इजराइल इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है तो अमेरिका में इजराइल के इन्फ्लुएंस को
खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन चीजें इतनी आसान तरीके से नहीं होती हैं, खासतौर पर पॉलिटिक्स में। माना कि टॉप लीडरशिप इजराइल के हरकतों से, हथकंडों से अब वाकिफ हो रही है, शायद उसका ब्लैकमेल सहने की हिम्मत भी जुटा रही है, लेकिन कोई भी लीडर अकेला सरकार नहीं चला सकता है। ट्रंप के साथ भी फिलहाल यही दिक्कत आ रही है। ट्रंप भले ही इजराइल के खिलाफ जाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कई लोग, आधी की आधी एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, उनके कोर सर्कल के लोग उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इनफैक्ट इजराइल के लिए वो अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ बगावत पर उतर आ सकते हैं। जिस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप के खिलाफ एक चू तक कोई नहीं कह सकता है, आज वही ट्रंप के खिलाफ दहाड़ लगा रहे हैं। Rebuilding Iran with the people in charge today could be a bit problematic for me. So to get this investment fund, I think they have to fundamentally change who they are and how they behave. Count me in the skeptical column. सिर्फ ग्रेहम ही नहीं, उधर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने भी एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट रिलीज किया है इंटरनेट पर इजराइल के पक्ष में। हालांकि अभी तक उन्होंने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला नहीं है। बहुतों का मानना है, याद रखिए, रूबियो इजराइल के सपोर्टर हैं और अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, तो उनके लिए यह खेल खेलना बहुत डेलिकेट रहेगा। और माइक हकबी के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने तो अमेरिका के अस्तित्व को इजराइल के साथ जोड़ दिया। वो ट्रंप जिसके कहने पर पूरी रिपब्लिकन पार्टी, पूरी मेगा बेस उसे एप्स्टीन फाइल जैसे घिनौने स्कैंडल में भी डिफेंड करने आ जाता था, उस ट्रंप के खिलाफ आज उसी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खड़े हुए हैं, पीस डील के खिलाफ बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के अलावा सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ, CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ दोनों ही इस डील से नाखुश हैं। ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि इन दोनों पर भी इजराइल लॉबी से मोटा पैसा लेने की और इजरायली प्लांट्स होने तक का आरोप लगाया गया है। ऑफ कोर्स, जब उनके असली पॉपो के अगेंस्ट कोई डील साइन होगा तो इन लोगों को आपत्ति होगी। तो समझ लीजिए, कुछ लोग ऑन कैमरा, कुछ लोग बिहाइंड द कैमरा, लेकिन ट्रंप के खिलाफ अभी साजिशें रची जा रही हैं अमेरिका में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप ने इजराइल की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों पर उन पर एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट हो, या फिर एप्स्टीन फाइल में और भी नए खुलासे हो। यह तो आप मानकर चल लीजिए कि खुलासे तो डेफिनेटली होने वाले हैं। खबर तो यह भी है कि ट्रंप अपने कुछ एडवाइजर जैसे पीट हेगसेथ की उनको नौकरी से बाहर निकाल सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कुर्सी किसकी बचेगी, किसकी रहेगी। फाइनली सवाल आता है यह कि इजराइल से परेशान होना एक बात है, लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने नेतन्याहू और गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे बात थोड़ी और गहरी लग रही है। क्या अपने 80th बर्थडे पर ट्रंप को लगा कि जाते जाते जाने से पहले अमेरिका को इजराइल से मैं आजादी दिला दूं, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए? देखिए, जो ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में किया है वो कोई मजाक की बात नहीं है। ट्रंप हटाए जा सकते हैं या मारे जा सकते हैं। इजराइल के खिलाफ बोलना एक बात है, हो सकता है कि इस गलती के लिए इजराइल आपको माफ भी कर दे, लेकिन उसके दुश्मन ईरान को सपोर्ट करना, उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिलीज करना, उसके लीडरशिप को तारीफें देना, यह इजराइल को कभी मंजूर नहीं होगा। We're dealing with people that I think are very rational people, and they were nice to deal with. They were strong people, smart people. They're not radicalized, and they're, looking to help their country. बताइए, इजराइल डिफिकल्ट है, ईरान नाइस टू डील विथ हो गया, नेतन्याहू क्रेजी है और ईरानियन लीडर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पीपल हो गए, वो भी सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर है। इसका एक कारण और भी हो सकता है, जैसा हमने चाइना के साथ देखा हुआ है। ट्रंप रिस्पेक्ट्स पावर, चाइना को पावरफुल समझते हैं ट्रंप, इसीलिए उसकी इज्जत करते हैं। पुतिन को पावरफुल समझते हैं, इसीलिए पुतिन की इज्जत करते हैं। कभी भी उनके बारे में आपने बुरा भला नहीं सुना होगा, कोई सार्काज्म नहीं सुना होगा, मजाक नहीं बनाते हैं ऐसे लीडर्स का वो। लगता है कि ईरान के रवैये को देखकर ट्रंप उनकी इज्जत करने लगा है। ट्रंप ऐसे लीडर हैं जो पावर और सिर्फ पावर की भाषा समझते हैं, लेकिन ईरान की इज्जत करना और इजराइल की जगह अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में ईरान को फेवरेबल पोजीशन देना, दोनों में फर्क है। आज ट्रंप सिर्फ ईरान की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए सैंक्शंस हटा रहे हैं, तेल देने की परमिशन दे रहे हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं। यह सब इजरायली इंटरेस्ट के लिए घातक साबित हो सकता है।
इजराइल का पूरा अस्तित्व इस बात पर टिका हुआ है कि वो मिडिल ईस्ट में यूएस का इकलौता रिलायबल एलाई बना हुआ है, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सारा सिक्योरिटी apparatus सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने में लगा रहे और इसकी आड़ में वो अपना ग्रेटर इजराइल का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चलाता रहे। लेकिन यूएस और ईरान की दोस्ती से इजराइल का पूरा गेम प्लान बदल सकता है। हालांकि अभी इस दोस्ती में बहुत समय है, लेकिन इजराइल इसे शुरू में ही खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। देखना यह है कि ऐसी सिचुएशन में ट्रंप के साथ इजराइल क्या करता है। क्या एप्स्टीन फाइल में नए खुलासे करता है या फिर से कोई गोली ट्रंप के तरफ चलेगी, इस बार कान को छू कर नहीं गुजरेगी। और उसके विपरीत अगर अमेरिका की जनता जाग जाती है, समझ जाती है कि उसका देश आजाद नहीं है, इजराइल का गुलाम बन गया है, और इजराइल के खिलाफ इस बगावत में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की दूसरी आजादी के संघर्ष को लीड करते हैं, तो सच में मैं कहता हूं उनका नाम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका में शामिल हो सकता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की जनता जगेगी, यह बात समझेगी कि वो एक स्लेव कॉलोनी टू इजराइल बन चुका है? क्या ट्रंप इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड कर पाएंगे या उससे पहले उनका दी एंड कर दिया जाएगा? Many thanks to Outskill for making this detailed episode possible। इस सैटरडे और संडे सिर्फ क्लॉड सीखने के लिए 2 दिन का लाइव वर्कशॉप है, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। 16 आवर्स ऑफ कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने के लिए बिल्कुल फ्री है। बस आपको इमीडिएटली नीचे जाकर लिंक पर क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। मोर एपिसोड्स कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।